आइए आप लोग स्क्रीन पर आ चुका है साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान पढ़ेंगे, ठीक है। साइटोलॉजी बिल्कुल सभी हम लोग जीतेंगे कोरोना से। कोशिका विज्ञान है ना, इसको हम लोग इंग्लिश में साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन करने की शाखा को कोशिका विज्ञान कहते हैं। कोशिका के अध्ययन करने की शाखा को हम क्या कहेंगे? कोशिका विज्ञान। पहले ये देखिए कोशिका होता क्या है ना। हम लोग जानते हैं कि एक जीव होता है ना। एक जीव है, जीव यानी कि सजीव है, और एक निर्जीव है यानी कि हम वस्तु। एक जीव है, एक वस्तु है। जीव क्या है? सजीव है, और वस्तु क्या है? निर्जीव है, ठीक है। जीव का जितना जीव है, प्लांट है, एनिमल, जितना जीवित जीव है, जितना सजीव है, सभी का जो बॉडी बना है, शरीर जो बना है, कोशिकाओं से मिलकर बना है ना। जीवों के शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई जो है वह आपको कोशिका कहलाता है, सेल कहलाता है। वही वस्तु जो है, कोई पदार्थ अगर है तो उसका जो सूक्ष्मतम इकाई है उसको हम एटम कहते हैं, है ना। जिस प्रकार सजीव पदार्थ में, सजीव शरीर में कोशिका होता है, उसी प्रकार वस्तु में एटम होता है, पदार्थ में एटम होता है, ठीक है। तो जो भी जीव है, एनिमल है, प्लांट है, किसी भी टाइप का जीव है, सभी में कोशिका होगा, क्योंकि कोशिकाओं से मिल करके ही आपका उसका शरीर बना होगा। ओके, तो कोशिका के अध्ययन करने की शाखा को हम कहते हैं कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी। कोशिका दो प्रकार का होता है। पहले कोशिका दो प्रकार का पढ़ने के पहले ये देख लिए कि सजीव जो भी जीव है उसका बॉडी दो प्रकार का होता है। एक होता है यूनिसेलुलर, और दूसरा होता है मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर इसको हिंदी में एक कोशिकीय कहते हैं। एक कोशिकीय मतलब कि उसका पूरा शरीर एक ही कोशिका से बना होता है, बहुत ही छोटा सूक्ष्म जीव होता है, पूरा शरीर एक कोशिका से बना होता है, वह एक कोशिकीय होता है। मल्टी सेलुलर जिसको हम बहुकोशिकीय कहते हैं, यानी कि बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर जिसका शरीर बना है वह मल्टी सेलुलर है। इस मल्टी सेलुलर जीव को हम अपने आँख से देख सकते हैं, जबकि यूनिसेलुलर जीव को हम अपने आँख से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही वह सूक्ष्म जीव होता है। तो जीवों के शरीर के आधार पर जीव को दो भाग में डिवाइड किया गया, एक कोशिकीय और दूसरा बहुकोशिकीय। और इसी शरीर के आधार पर, जीवों के शरीर के आधार पर कोशिका को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल मल्टी सेलुलर बॉडी में पाया जाएगा, यानी कि जो बहुकोशिकीय जीव है उसमें यूकैरियोटिक सेल पाया जाएगा, और यूनिसेलुलर बॉडी में प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है। जो सूक्ष्म जीव है उसमें प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में जो बेसिक डिफरेंस है वह देख लेते हैं। यूकैरियोटिक सेल में केंद्रक एक अंग है, सेल का अंग है केंद्रक, वह विकसित होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में अर्ध विकसित होता है। यूकैरियोटिक में सभी कोशिकाएं पाए जाते हैं, यानी कि सेल का जितना ऑर्गन है सभी यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में सारा कोशिकांग नहीं पाया जाता, बहुत सारा कोशिकांग अनुपस्थित रहता है। यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम जो है 80S राइबोसोम पाया जाता है। ये 80S क्या है वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। 80S राइबोसोम पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में आपको 70S राइबोसोम पाया जाता है। 70S क्या है ये भी आगे हम लोग देखेंगे। तो यूकैरियोटिक सेल मल्टी सेलुलर बॉडी, हम लोग के शरीर में कौन सा सेल है? यूकैरियोटिक सेल। और जो सूक्ष्म जीव है उसमें कौन सा का? प्रोकैरियोटिक सेल होगा, ठीक है। सेल कोशिका की खोज सबसे पहले कौन किया, है ना? तो कोशिका की खोज सबसे पहले अंग्रेज वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक, है ना, रॉबर्ट हुक। इनको कोशिका विज्ञान का पिता कहा जाता है। रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका को खोजा गया, ठीक है। तीन वैज्ञानिक का नाम याद रखना है,
रॉबर्ट हुक कोशिका विज्ञान को खोजे। लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक है ना, पहली बार कोशिका के आंतरिक संरचना का माइक्रोस्कोप में अध्ययन किए। और जर्मनी के वनस्पति शास्त्री थे आपको स्लाइडेन, और जंतु विज्ञानी थे स्वान। इसको दोनों को साथ में पढ़ेंगे, स्लाइडेन एंड स्वान। 1838-39 में कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सेल थ्योरी कौन दिया? स्लाइडेन एंड स्वान। और इस सेल थ्योरी के आधार पर कोशिका को कैसे परिभाषित किया गया? तो कोशिका जो है वह जीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका क्या है? तो आप क्या कहेंगे? कोशिका जीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो ये तीन वैज्ञानिक का नाम ध्यान में रखना है। कोशिका का आकार, संरचना अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार का होता है। चूंकि कुछ जीव का आकार काफी बड़ा होता है, कुछ जीव का आकार छोटा होता है। तो जीवों के आकार और संरचना के आधार पर कोशिका का जो आकार और संरचना के आधार पर कोशिका अलग अलग पाया जाता है। जैसे सबसे लंबी कोशिका जो है वह तंत्रिका तंत्र होती है, लगभग 90 सेंटीमीटर। ओके, सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाया जाता है? शुतुरमुर्ग के अंडे में सबसे बड़ी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका प्लूरोनोमोनिया तरह के जीव माइकोप्लाज्म में, जीव का नाम याद रखना, माइकोप्लाज्म में सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है। ओके, कोशिका के संरचना के आधार पर कोशिका को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं, दो भाग में बांट करके कोशिका का अध्ययन करेंगे। क्या क्या भाग है देख लीजिए। पहला है सेल वॉल और दूसरा है प्रोटोप्लास्ट। इसको हम फिगर में देख के थोड़ा सा बता रहे हैं। मान ले ये कोशिका है, एक में, हाँ ये कोशिका, तो ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, ये सेल वॉल है, ये है सेल वॉल, कोशिका भीति, ठीक है। और सेल वॉल के अंदर तरल संरचना पाया जाता है, इसी को प्रोटोप्लास्ट कहा जाता है। इसको कहा जाता है प्रोटोप्लास्ट। तो ये कोशिका भीति है, सेल वॉल है, और सेल वॉल के अंदर जो तरल संरचना उसको प्रोटोप्लास्ट कहा जाता है। सेल वॉल जो है वह केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में बेसिक डिफरेंस यही है कि प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। ओके, सेल वॉल काम क्या करता है? तो यह कोशिका को एक निश्चित आकार देता है और बाहरी तत्वों से कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। सेल वॉल किसका बना है? तो सेलुलोज का बना होता है। हम लोग जानते हैं कि सेलुलोज रासायनिक दृष्टिकोण से एक कार्बोहाइड्रेट होता है, एक कार्बोहाइड्रेट होता है। तो सेल वॉल किसका बना है? तो सेलुलोज का बना होता है। सेल वॉल के अंदर अर्ध तरल संरचना पाई जाती है। सेल वॉल के अंदर अर्ध तरल संरचना पाई जाती है, जिसको हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट का जो सजीव भाग होता है, प्रोटोप्लास्ट का जो सजीव भाग होता है उसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जीव द्रव्य, जीव द्रव्य क्या है? तो प्रोटोप्लास्ट के सजीव भाग को जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ओके, जीव द्रव्य की खोज किसने किया? तो पुरकिंजे। जीव द्रव्य के बारे में अध्ययन करने के लिए तीन वैज्ञानिक का नाम याद रखना है। जीव द्रव्य की खोज कौन किए? पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक। वान मोल नामक वैज्ञानिक कहते हैं कि जीव द्रव्य को कोशिका से अगर हटा दिया जाए तो कोशिका निर्जीव हो जाएगा। यानी कोशिका को सजीवता कौन प्रदान करता है? तो जीव द्रव्य, जिसको इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। तो जीव द्रव्य के खोजकर्ता नाम याद रखना है, पुरकिंजे। वान मोल कहते हैं कि जीव द्रव्य को कोशिका से हटाने से कोशिका निर्जीव हो जाएगा। और हैक्सले नामक वैज्ञानिक कहते हैं कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। हैक्सले क्या कहते हैं कि प्रोटोप्लाज्म इज अ फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ठीक है। जीव द्रव्य के बारे में हैक्सले कहते हैं जीव द्रव्य में को 75 से 80 डिग्री सेल्सियस पर अगर गर्म किया जाए तो यह अपने जैविक गुणों को खो देता है, यानी कि मर जाता है। इस जीव द्रव्य में
80 से 90% वाटर है, 10% भाग में कार्बोहाइड्रेट है। जीव द्रव का दो भाग है, जीव द्रव का दो भाग है, प्रोटोप्लाज्म का दो भाग, न्यूक्लियस जिसको हम लोग केंद्रक कहते हैं और साइटोप्लाज्म जिसको हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं। किसका भाग है? प्रोटोप्लाज्म को दो भाग में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा? तो आपको न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस केंद्रक किसको कहते हैं? तो केंद्रक के खोजकर्ता हैं रॉबर्ट ब्राउन। 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की। न्यूक्लियस को कहा जाता है कि यह कोशिका को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे रिमोट कंट्रोल ऑफ द सेल कहा जाता है। क्या कहा था? रिमोट कंट्रोल ऑफ द सेल कौन है? तो न्यूक्लियस। फिगर में देख रहे हैं कि न्यूक्लियस का कौन कौन सा भाग है। तो ये जो दो लेयर बना हुआ है ये क्या है? आपका दो लेयर, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये काला वाला भाग जो है ये न्यूक्लियोलस है, केंद्रिका। ये जालीदार जो संरचना है ये क्रोमैटिन नेटवर्क है और इसमें जो तरल पदार्थ भरा हुआ है यह न्यूक्लियोप्लाज्म है जिसको केंद्रक द्रव कहते हैं। केंद्रक द्रव कहते हैं। तो केंद्रक का चार भाग, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन नेटवर्क और न्यूक्लियोप्लास्ट। केंद्रक में ही डीएनए पाया जाता है, केंद्रक में ही डीएनए पाया जाता है और केंद्रक से ही जो है क्रोमोसोम का निर्माण होता है। ध्यान में रखना है कि जीवों के शरीर में आनुवंशिक गुण का वाहक होता है क्रोमोसोम। तो आखिर क्रोमोसोम का निर्माण कहाँ होता है? तो कोशिका के केंद्रक में, कोशिका के केंद्रक में क्रोमोसोम का निर्माण होता है। ठीक है, और इसमें डीएनए पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया केंद्रक जिसको हम लोग रिमोट कंट्रोल ऑफ द सेल कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म का दूसरा भाग है साइटोप्लाज्म जिसको कोशिका द्रव कहा जाता है। प्रत्येक कोशिका में केंद्रक के बाहर एक गाढ़ा तरल पदार्थ पाया जाता है जिसको हम कोशिका द्रव कहते हैं। इसी कोशिका द्रव में कोशिका के अनेक छोटी छोटे सजीव संरचनाएं पाई जाती हैं जिसको सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है ना। कोशिका का जो अंग पाया जाता है, छोटा छोटा अंग, वह कोशिका के किस भाग में पाया जाता है? तो कोशिका द्रव में पाया जाता है। सारा कोशिकांग एक झिल्ली से घिरा रहता है जिसको प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। जितना छोटा छोटा कोशिका का अंग है वह एक झिल्ली से घिरा है जिसको कहा जाता है प्लाज्मा झिल्ली। साइटोप्लाज्म में कौन कौन सा कोशिकांग पाया जाता है, कौन कौन सा कोशिका का अंग पाया जाता है? तो देख लीजिए, पहला और जो सबसे बड़ा कोशिकांग है उसको कहा जाता है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स लवक। ठीक है, लवक है ना। कौन कौन सा है पहले ये यहाँ पर लिख देते हैं। पहला है कौन कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स पाया जाता है साइटोप्लाज्म में। पहला है प्लास्टिड जिसको लवक कहा जाता है। दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा है राइबोसोम। चौथा है ईपीआर। ठीक है, पांचवा है आपका ईपीआर हो गया गोल्जी बॉडी। ठीक है, छठा है लाइसोसोम, सातवां है स्फेरोसोम इत्यादि। ये सब आपका कोशिका द्रव में पाया जाता है। ये सब को सेल ऑर्गेनेल्स कोशिकांग कहा जाता है। सभी का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो कोशिका द्रव में जो कोशिकांग पाया जाता है उसमें सबसे बड़ा अंग है प्लास्टिड्स जिसको लवक हम लोग कहते हैं। लवक, लवक जो है यह केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में लवक नहीं पाया जाता है। यह सबसे बड़ा कोशिकांग है। लवक तीन प्रकार का है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमो, क्लोरो, ल्यूको। इसको हिंदी में भी हम लोग पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। देखिए लिखा हुआ क्लोरोप्लास्ट हिंदी में हरित लवक, हरे पेड़ पौधे में होगा। क्रोमोप्लास्ट वर्णी लवक, बीज में, फूल में, फल में होगा। ल्यूकोप्लास्ट अवर्णी लवक, भूमिगत तना में पाया जाता है। तो हिंदी में क्या कहेंगे? हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। हरित लवक जितना हरा पेड़ पौधा जो सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है उसमें हरित लवक
या इसको पर्णहरित भी कहते हैं, पाया जाता है ना। वर्णीय लवक किसमें पाया जाएगा? बीज में, फूल में, फल में। अवर्णीय जिसमें वर्ण नहीं है, जिसमें रंग नहीं है, वह अवर्णीय लवक है। वह किसमें पाया जाएगा? भूमिगत तना में। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वह प्लास्टिड्स का सबसे प्रमुख भाग है। सूर्य के उपस्थिति में जो भी पौधा रहता है वह सभी पौधे में क्लोरोप्लास्ट हरित लवक पाया जाता है और इसका मुख्य काम है सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे में भोजन का निर्माण करना। इसलिए इसे किचन हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। इसमें 4 प्रकार के वर्णक मिलकर हरा रंग प्रदान करते हैं। पौधे का हरा रंग क्यों हुआ? इसमें 4 रंग है, 4 रंग है। कौन कौन सा? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और जेंथोफिल। ये चारों मिल करके पौधे को हरा रंग प्रदान करता है। क्लोरोप्लास्ट प्रोटीन और वसा की बनी दोहरी परत की संरचना होती है। इसके अंदर पारदर्शी दर भरा रहता है, उस द्रव को हम कहते हैं स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पारदर्शी द्रव भरा रहता है उसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के समीप एक संरचना होती है, स्ट्रोमा के समीप एक संरचना होती है जिसको हम लोग ग्रेनम कहते हैं। ग्रेनम है ना, ये देख लीजिए यहाँ पर ग्रेनम है, ये ग्रेनम है, ये हरित लवक का संरचना है, ये ग्रेनम है। ठीक है, ग्रेनम, इस ग्रेनम, ये ग्रेनम ऐसे 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 ग्रेनम है। इस ग्रेनम के आंतरिक भाग में एक संरचना क्वांटासोम। क्या नाम है? क्वांटासोम। क्वांटासोम को हरित लवक का संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। क्वांटासोम को क्लोरोप्लास्ट का संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट में मैग्नीशियम नामक एलिमेंट पाया जाता है जो क्लोरोप्लास्ट के कार्य की दर को बढ़ाता है। कौन सा एलिमेंट? मैग्नीशियम। तो हरे पेड़ पौधों में क्लोरोप्लास्ट है। क्रोमोप्लास्ट जिसको हम लोग वर्णीय लवक कहते हैं, यह किसमें होगा? बीज में होगा, फल में होगा, फूल में, इसमें क्रोमोप्लास्ट होगा। और जो जमीन के अंदर जो पौधे हैं, जड़ है, जड़ में, जमीन के अंदर होने वाले पौधे में ल्यूकोप्लास्ट होता है जिसको हम लोग अवर्णीय लवक कहते हैं। तो प्लास्टिस 3 प्रकार का, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ओके, अब आते हैं दूसरा जो ऑर्गेनेल्स है, कोशिकांग है, वह है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के खोज करता रहे हैं अल्टमान। क्या नाम है? अल्टमान। और माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिए बेंडा। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम बेंडा और खोज करता कौन है? अल्टमान। ठीक है। आपको न्यूक्लियस में हम लोग जानते हैं कि डीएनए पाया जाता है। न्यूक्लियस के अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है, ये ध्यान में रखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को हमारे शरीर का पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी भाग में हमारे शरीर में एनर्जी बनता है। कैसी एनर्जी बनता है? पहले एक फिगर देकर बताएंगे। ये आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, दोहरी परत की संरचना है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऐसी संरचना है ना, इसको कहते हैं क्रिस्टी। क्या कहेंगे? क्रिस्टी इसको कहेंगे, है ना। और क्रिस्टी के ऊपर इस तरह का संरचना होगा, मतलब इस क्रिस्टी के ऊपर ऐसा संरचना होगा, इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीसोम। क्या कहेंगे? ऑक्सीसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया के इसी ऑक्सीसोम में जो है एनर्जी बनता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। कैसे ऊर्जा का निर्माण होता है? तो एडीपी, एडीपी का मतलब होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एक अणु एडीपी प्लस एक अणु फास्फेट, तो डाई प्लस 1 ट्राई हो गया, तो इस बन जाएगा एटीपी। जब एक चक्र पूरा करता है तो एटीपी का निर्माण करता है, इसी एटीपी को ऊर्जा कहते हैं। और जो चक्र पूरा करता है, जो चक्र का हुआ, उस चक्र को हम लोग क्रेब्स चक्र कहते हैं, क्रेब्स साइकिल कहा जाता है। क्रेब्स साइकिल क्या है? तो एक अणु एडीपी प्लस एक अणु फास्फेट मिलकर जब एक साइकिल को पूरा करके एक एटीपी का निर्माण करता है तो उसको हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल। एटीपी क्या है? तो यही एनर्जी हो। एक एटीपी जब रिलीज होता है तो 36 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होता है। एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट
यही मुख्य रूप से ऊर्जा का काम हमारे शरीर में करता है। तो हमारे शरीर में ऊर्जा कहाँ बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में? तो राइबोसोम में। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया किस भाग में? तो ऑक्सीसोम में। ओके, अब आइए तीसरा और सबसे छोटी संरचना है ना, कोशिका द्रव की सबसे छोटा कोशिकांग जो है उसको राइबोसोम कहा जाता है। यह एकमात्र कोशिकांग है जो प्लाज्मा झिल्ली में इसमें नहीं होता है, प्लाज्मा झिल्ली का अभाव रहता है। राइबोसोम में 60% आरएनए होता है और 40% प्रोटीन पाया जाता है ना। स्वेडबर्ग, वैज्ञानिक का नाम स्वेडबर्ग है, वह राइबोसोम को दो भाग में बांटे। 80S, एस का मतलब 80 स्वेडबर्ग, और 70S यानी 70 स्वेडबर्ग। हम लोग पढ़ चुके हैं पहले कि 80S राइबोसोम ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, जो सेल विकसित है, और जो अर्ध विकसित सेल है उसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। हमारे शरीर के कोशिका में राइबोसोम का क्या काम है? तो यह प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए इसको प्रोटीन की थैली कहा जाता है। बैग ऑफ प्रोटीन किसको कहा जाता है? तो राइबोसोम को। यह सबसे छोटा कोशिकांग है। तीसरा संरचना है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में हम लोग ईपीआर कहते हैं। ईपीआर का काम क्या है? कि कोशिका को अंदर से एक बैलेंस रखना। जैसे हमारे शरीर में कंकाल तंत्र है और कंकाल तंत्र के कारण हमारा शरीर संतुलित रहता है, उसी प्रकार सेल में ईपीआर पाया जाता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये इसी कारण सेल संतुलित रहता है। इसलिए ईपीआर को इंडो स्केलेटन सिस्टम ऑफ द सेल कहा जाता है। इंडो स्केलेटन सिस्टम ऑफ द सेल किसको कहा जाएगा? ईपीआर। ओके, उसके बाद सेल की संरचना देख लीजिए। गोल्जी बॉडी है। गोल्जी बॉडी के खोज करता है डूबे। क्या नाम है? DUVE। गोल्जी बॉडी के खोज करता डूबे, है ना। यह गोल्जी बॉडी जो है सेल में ईपीआर के टूटने से बनता है। ईपीआर यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब काफी विकसित हो जाता है तो ये टूटने लगता है, और उसके टूटने से ही गोल्जी बॉडी का निर्माण होता है। गोल्जी बॉडी के छोटे रूप को सिस्टर्नी कहा जाता है। गोल्जी बॉडी के छोटे रूप को सिस्टर्नी कहा जाता है। सिस्टर्नी के समूह को ही गोल्जी बॉडी कहते हैं। सिस्टर्नी जब समूह में हो जाता है तो उसको गोल्जी बॉडी कहते हैं। गोल्जी बॉडी का काम क्या है? तो कोशिका विभाजन के समय सेल प्लेट का निर्माण करना। ये हुआ प्लेट। कोशिका विभाजन जो होगा तो कहाँ होगा? तो सेल प्लेट में। इस सेल प्लेट का निर्माण गोल्जी बॉडी करता है, खोज करता डूबे, है ना। गोल्जी बॉडी से लाइसोसोम बनता है। कोशिका का एक प्रमुख अंग है लाइसोसोम। यह गोल्जी बॉडी से बनता है, और आपको बता दें कि यह केवल एनिमल सेल में पाया जाता है। प्लांट सेल में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अपवाद में दो प्लांट सेल है, ट्रेड स्कैंसिया और न्यूरोस्पोरा। अपवाद में दो प्लांट सेल है जिसमें लाइसोसोम पाया जाता है। नाम बताएं? ट्रेड स्कैंसिया एंड न्यूरोस्पोरा, है ना। लाइसोसोम का काम क्या है? अंतःकोशिकीय भोजन का पाचन करना। इसमें 40 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। इसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, लाइसोसोम का दूसरा नाम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 40 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम का काम क्या है कोशिका में? तो अंतःकोशिकीय भोजन का पाचन करना, यानी कोशिका के अंदर जो भोजन आया है उसका पाचन करना। अगर किसी कारणवश कोशिका में भोजन नहीं पहुंच पा रहा है तो लाइसोसोम क्या करता है? धीरे धीरे कोशिका के दीवारों को ही नष्ट करने लगता है ना। और एक समय ऐसा आता है कि कोशिका ही नष्ट हो गया। अब अगर कोशिका नष्ट हो गया तो कोशिका के अंदर ही लाइसोसोम है, तो लाइसोसोम भी नष्ट हो जाता है। इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह कोशिका के दीवारों को नष्ट कर देता है, और कोशिका के नष्ट होने से लाइसोसोम भी नष्ट हो जाता है। इसलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। ध्यान में रखना, लाइसोसोम केवल एनिमल सेल में पाया जाता है।
अपवाद में दो प्लांट है, ट्रेड और न्यूरोस्पोरा, जिसमें लाइसोसोम पाया जाता है। हम लोग लाइसोसोम देख लिए, किसमें पाया जाता है लाइसोसोम? केवल एनिमल सेल में। इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की थैली कहा जाता है, ठीक है। किचन हाउस ऑफ द सेल क्लोरोप्लास्ट, है ना। रिमोट कंट्रोल ऑफ द सेल न्यूक्लियस। ये सब चीज ध्यान में रखना। स्फेरोसोम, जिस प्रकार एनिमल सेल में लाइसोसोम पाया जाता है, उसी प्रकार प्लांट सेल में स्फेरोसोम पाया जाता है ना। स्फेरोसोम का काम क्या है कि अंतःकोशिकीय वसा का पाचन करना। कोशिका के अंदर जो वसा आया है उसका पाचन करना, या इसमें लाइपेज नामक एक एंजाइम पाया जाता है। तो स्फेरोसोम केवल प्लांट सेल में पाया जाएगा, एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो है वह सेल के अंदर 3 सूक्ष्म कोशिकांग होते हैं। सूक्ष्म माइक्रो बॉडी मतलब बहुत ही सूक्ष्म संरचना पाया जाता है। 3 प्रकार का लोमासोम है, या प्लांट सेल में पाया जाता है, और यह सेल वॉल के निर्माण में सहायता करता है। ग्लाइऑक्सीसोम है, यह प्लांट एनिमल दोनों में पाया जाएगा, और यह संग्रहित वसा को स्टार्च में परिवर्तित करता है। और तीसरा है परऑक्सीसोम, जो कि केवल प्लांट सेल में पाया जाएगा, और यह क्लोरोप्लास्ट को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मदद करता है। तो 3 प्रकार का माइक्रो बॉडीज है, लोमासोम, ग्लाइऑक्सीसोम एंड परऑक्सीसोम। ये आपका लोमासोम और परऑक्सीसोम केवल प्लांट सेल में पाया जाएगा, जबकि ग्लाइऑक्सीसोम प्लांट और एनिमल दोनों सेल में पाया जाता है। अब आते हैं प्लांट और एनिमल सेल में कुछ बेसिक डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या प्रमुख अंतर है। तो सबसे बड़ा अंतर अगर आपसे पूछेगा कि प्लांट और एनिमल सेल में सबसे बड़ा अंतर क्या है, तो प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है, कोशिका भीति पाया जाता है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। ओके। दूसरा अंतर, प्लांट सेल में लवक पाया जाता है। हम लोग क्लोरोप्लास्ट देखे, क्रोमोप्लास्ट देखे, ये केवल प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा। तीसरा, प्लांट सेल में वैक्वस पाया जाता है, रसधानी जिससे कि प्लांट से रस निकलता है, वैक्वस उसको कहा जाता है। ये केवल प्लांट सेल में पाया जाएगा, एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा। प्लांट सेल में लोमासोम है, एनिमल सेल में नहीं है। 2 संरचना प्लांट सेल में नहीं है, सेंट्रोसोम और फ्लाजीला। सेंट्रोसोम और फ्लाजीला जो है वह एनिमल सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस, खासकर सबसे बड़ा डिफरेंस कि प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है, कोशिका भीति है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। अब आप देखते हैं कोशिका का विभाजन। कोशिका हम लोग देख लिए कि कोशिका क्या है, तो जीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। पहले एक कोशिका का निर्माण हुआ, एक से क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। 2 से आपका 4 हो गया, 2 से 2 द्विगुणित विभाजन होगा। द्विगुणित विभाजन है कि 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से विभाजन होते होते एक समय एक जीव का निर्माण हो जाता है ना। तो एक समय एक जीव का निर्माण हो जाता है। फ्लाजीला जो है ये आपको न्यूक्लियस में पाया जाता है। जब न्यूक्लियस का डिवीजन होने लगता है, तो जब न्यूक्लियस का डिवीजन होने लगता है तो न्यूक्लियस के ऊपर में धागेदार संरचना बनने लगता है। ये धागेदार संरचना, इसी को फ्लाजीला कहा जाता है। ये केवल एनिमल सेल में बनता है, प्लांट सेल में नहीं बनता है। कोशिका जो है वह हम लोग जैसे एक जीव का निर्माण हुआ, हम स्टार्टिंग से पहले देखते हैं। कोई भी जैसे कि मनुष्य के शरीर में ही देखते हैं, है ना, कि जीव के निर्माण के हम डिटेल्स में यहाँ चलेंगे कोशिका विभाजन में, कि कोशिका पहले जीवों के शरीर में एक कोशिका का निर्माण होता है। हम लोग जानते हैं, सभी लोग जानते होंगे कि किसी भी जीव का निर्माण नर और मादा के मिलने से होता है। नर और मादा के मिलने से जीव का निर्माण होता है। मनुष्य के शरीर में पुरुष और महिला के समागम से जीव का निर्माण होता है। पुरुष का स्पर्म, ठीक है, पुरुष का स्पर्म होता है,
जिसको कि हम शुक्राणु कहते हैं, और महिला का ओभम होता है जिसको अंडाणु कहते हैं। ठीक है, ये स्पर्म क्या करता है, ये महिला के ओभम को निषेचित करता है ना, यानी कि इसमें घुल मिल जाता है। निषेचित का मतलब घुल मिल गया। अब इसको हम लोग जब निषेचित हो गया तो इसको कहेंगे निषेचित अंडाणु, निषेचित अंडाणु। और ये निषेचित अंडाणु जो है ये महिला के गर्भ में चला जाता है। ठीक है, और महिला के गर्भ में गया और इसी से एक जीव निषेचित अंडाणु से एक कोशिका बन गया। एक कोशिका पहले बना, इसको मदर सेल कहेंगे, इस कोशिका को मदर सेल कहेंगे या जायगोट कहेंगे या भ्रूण भी कहते हैं। हिंदी में भ्रूण कहते हैं, है ना, एम्ब्रायो कहते हैं, जायगोट या मदर सेल या भ्रूण कहते हैं। ठीक है, एक कोशिका बना मदर सेल। अब इसी का डिवीजन होगा 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से डिवीजन होते होते 9 महीने के बाद जो है एक विकसित बच्चे का जन्म हो जाता है। तो स्पर्म और ओभम जो है वह महिला का ओभम और पुरुष का स्पर्म, जब ये शुक्राणु और अंडाणु जब ये दोनों जो है मिलता है तो ये स्पर्म जो है ये महिला के ओभम को निषेचित किया। जब निषेचन हो जाता है तो महिला का जो अंडाणु है उसका नाम हो गया निषेचित अंडाणु, और ये निषेचित अंडाणु जो है ये आपको महिला के गर्भ में चला गया और यहीं से ये सेल बन गया। ये सेल बन गया, इसको हम लोग जायगोट बोल चाल में कहते हैं भ्रूण, है ना, या मदर सेल। और इसी मदर सेल का लगातार डिवीजन होता जाएगा, लगातार डिवीजन होगा। ठीक है, और डिवीजन होते होते एक बच्चे का रूप ले लेगा और 9 महीने के बाद उस बच्चे का जन्म हो जाता है। तो इस तरह से कोशिका का डिवीजन होता है। तो कोशिका के डिवीजन का सबसे पहले अध्ययन कौन किए, तो एक वैज्ञानिक हैं विरचॉव। क्या नाम है? विरचॉव ने ही कोशिका विभाजन का सबसे पहले अध्ययन किए और इन्होंने ही बताया कि कोशिका का जब विभाजन होता है, मान ले कि एक कोशिका जब निर्मित हो गया तो 1 से 2 बनेगा, एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल का निर्माण होगा। तो आखिर कोशिका का कौन कौन सा अंग भाग लेगा, कोशिका के विभाजन में कोशिका का कौन कौन सा अंग भाग लेता है? तो पहला अंग है न्यूक्लियस जिसको हम केंद्रक कहते हैं, और दूसरा अंग है साइटोप्लाज्म जिसको हम कोशिका द्रव कहते हैं। न्यूक्लियस के डिवीजन को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं और कोशिका द्रव के डिवीजन को हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। यानी कि कोशिका के विभाजन में कोशिका का न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म भाग लेगा। ओके, कोशिका विभाजन जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है कोशिका विभाजन 2 प्रकार का? तो पहला देखिए लिखा हुआ है समसूत्री विभाजन जिसको हम माइटोसिस कहते हैं, और दूसरा अर्धसूत्री विभाजन जिसको मियोसिस कहते हैं। इसको हम लोग पहले कहेंगे मियोसिस एंड माइटोसिस। मियोसिस एंड माइटोसिस, मियोसिस से क्या होगा, ये मियोसिस जो है ये जनन कोशिका में होता है। जनन कोशिका यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो मेल और फीमेल में जो प्रजनन अंग है उसमें ये मियोसिस होगा, और इसी मियोसिस डिवीजन से, ठीक है, एक कोशिका का निर्माण होगा। जैसे हम बताया ना कि स्पर्म और ओभम मिला तो एक मदर सेल बन गया। तो स्पर्म और ओभम से जो डिवीजन हुआ वह मतलब कहलाएगा मियोसिस, और इससे एक कोशिका निर्मित हो गया। अब एक कोशिका निर्मित हो गया है ना, किससे? तो मियोसिस डिवीजन से। अब इस कोशिका के शरीर का विकास होगा। तो कैसे विकास होगा? तो इसका लगातार डिवीजन होगा, इसका लगातार डिवीजन होगा। इसका जो लगातार डिवीजन होगा ये माइटोसिस डिवीजन होगा। यानी कि माइटोसिस जो होगा वह कायिक कोशिका सोमैटिक सेल में पाया जाता है। पौधे का या जंतु का सोमैटिक सेल में पाया जाता है। सोमैटिक सेल उसको कहा जाता है जो ग्रोथ करने वाला सेल है, जिससे एक अंग से दूसरा अंग डेवलप होगा। ठीक है, तो एक कोशिका का निर्माण हुआ मियोसिस डिवीजन से। कोशिका का ग्रोथ होने लगा है वह माइटोसिस डिवीजन से होता है। ये मियोसिस है और माइटोसिस।
कभी कभी देखते होंगे या सुनते होंगे कि जुड़वा बच्चा का जन्म हो गया, है ना, 2 बच्चे का जन्म हो गया, कभी कभी तो 4 बच्चे का जन्म हो गया। तो जुड़वा जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। जुड़वा 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा देख लीजिए। जुड़वा, अब हमारे पहले जुड़वा क्यों हुआ ये पहले देख लीजिए। जुड़वा जब भी होगा वह समसूत्री विभाजन से होगा। असूत्री विभाजन में तो एक सेल बन गया, ठीक है। अब इस सेल का डिवीजन हो रहा है। अब इस सेल के डिवीजन से तो 2 डॉटर सेल बन ही रहा है, सभी से बनेगा 2 डॉटर सेल, ठीक है। दो जो है दो डॉटर सेल बना और ये दोनों अपना अपना डिवीजन करने लगा अलग अलग, ठीक है। तो इससे 2 जुड़वा बच्चे का जन्म होगा। अब 2 से आपका मान ले 3 डॉटर सेल बन गया है। ये कहना मुश्किल है, विज्ञान भी आज तक नहीं बता पाया है कि मतलब जुड़वा बच्चा होगा या नहीं होगा, क्योंकि सेल का डिवीजन माता के गर्भ में हो रहा है। तो 2 बच्चे का जन्म होगा, 3 के बच्चे का होगा, 4 बच्चे का होगा, कहना मुश्किल है। तो ये अगर एक मदर सेल से 3 कोशिका बन गया तो 3 बच्चे का जन्म, एक मदर सेल से 4 कोशिका बन गया तो 4 बच्चे का जन्म। ये जुड़वा, इसको कहा जाता है जुड़वा। अब मान ले ये जुड़वा दो सेल बन गया, 2 सेल बना और ये दोनों सेल डिवीजन के क्रम में एक दूसरे से जुड़ा रहा, एक दूसरे से जुड़ गया, है ना। तो ये मतलब बच्चे के जन्म तक में ये एक दूसरे से जुड़ा ही रहेगा। और इसका नतीजा क्या होगा कि जो जुड़वा बच्चा होगा उसके शरीर का कोई ना कोई अंग जो है एक दूसरे से सटा रहेगा। जैसे सिर सटा हुआ है, पेट सटा हुआ है, पैर सटा हुआ है, तो कोई ना कोई अंग जो है जीवन भर सटा रह जाता है। वैसे जुड़वा को सियामीज ट्विन कहा जाता है। क्या कहता है? सियामीज ट्विन कहा जाता है, जिस जुड़वा का जो है कोई अंग एक दूसरे से सटा हुआ है उसको सियामीज ट्विन्स कहा जाता है। दूसरी बात यह है कि जुड़वे बच्चे का लिंग एक समान भी हो सकता है या लिंग असमान भी हो सकता है। कभी सुने होंगे कि जुड़वा बच्चा का जन्म हुआ, एक लड़का है एक लड़की है, तो ये लिंग असमान होगा, लिंग समान होगा, है ना, सियामीज ट्विन बनेगा। ये सब समसूत्री विभाजन में होगा। और ये कह पाना आज भी मुश्किल है कि जुड़वा बच्चे का जन्म होगा या एक बच्चे का जन्म होगा, क्योंकि जुड़वा बच्चे का जन्म होगा तो कैसे होगा ये हम लोग जान रहे हैं कि कैसे होता है कि एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल बनता है और दोनों डॉटर सेल आपस में डिवीजन करने लगता है अलग अलग, तो जुड़वा बच्चे का। अब एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल ना बनकर 3 बन गया, 4 बन गया, तो 4 बच्चे का जन्म होगा। अब अगर दोनों तीनों एक दूसरे से सटा रह गया तो सियामीज ट्विन्स यानी कि एक दूसरे का अंग सटा रहेगा। तो ये कोशिका विभाजन है जिसका अध्ययन सबसे पहले विर्चाव नामक वैज्ञानिक किए। ये ध्यान में रखना है, कोशिका के विभाजन में केवल कोशिका का 2 अंग भाग लेगा, न्यूक्लियस जिसके डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस कहा जाएगा, और साइटोप्लाज्म जिसके डिवीजन को साइटोकाइनेसिस कहा जाता है ना। कोशिका विभाजन 2 प्रकार का होगा, मियोसिस अर्धसूत्रीय विभाजन, माइटोसिस समसूत्रीय विभाजन। मियोसिस जीवों के जनन कोशिका में होगा और इससे एक नए जीव का निर्माण होगा, एक मदर सेल का निर्माण होगा। और जब उस सेल का डेवलपमेंट शुरू होगा तो उसमें समसूत्रीय विभाजन होता है, माइटोसिस होता है। जब एक मदर सेल का निर्माण हो जाता है तो वह मदर सेल के निर्माण होने से लेकर जो है वह परिपक्व होने तक कोशिका की 4 अवस्था होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। क्या नाम है 4 अवस्था? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इसी 4 अवस्था से गुजरने के बाद कोशिका जो मदर सेल था वह डेवलप कर गया और उसका भी डिवीजन शुरू हो गया, ठीक है। तो जो शुरुआत में जो कोशिका बना, जैसे बना उसका डिवीजन नहीं होता है। एक कोशिका बना तो वह कह सकते हैं चाइल्ड सेल है ना, वह चाइल्ड सेल का डेवलपमेंट होगा।
डेवलपमेंट के क्रम में 4 अवस्था होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ये 4 अवस्था गुजरने के बाद सेल डेवलप कर गया, मैच्योर कर गया, और मैच्योर होने के बाद उस सेल का भी डिवीजन शुरू होता है। डिवीजन, ये 4 अवस्था जब सेल में गुजरता है तो मेटाफेज की अवस्था में ही सेल में क्रोमोजोम का निर्माण होता है। ये क्रोमोजोम जो है न्यूक्लियस का जब डिवीजन होगा, जब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा और मेटाफेज की अवस्था जब आएगी तो इसी न्यूक्लियस से क्रोमोजोम का निर्माण होता है, जो जीवों के शरीर का आनुवंशिक वाहक होता है। हमारे शरीर में आनुवंशिक गुणों को पहुंचाने का काम क्रोमोजोम करता है। तो ये सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। और कब निर्मित हुआ? तो सेल के न्यूक्लियस का जब डिवीजन होगा और मेटाफेज की अवस्था आएगी तो यहीं पर क्रोमोजोम का निर्माण होता है। तो ये था आपका साइटोलॉजी चैप्टर, कोशिका विज्ञान, बड़ा चैप्टर, एक क्लास में कंप्लीट कर दिए। ठीक है।